नमस्कार दोस्तों, मैं रामप्रसाद वर्मा, ज्ञानदायनी क्लासेज ऑनलाइन। तो आज से हम एक नए सफ़र की शुरुआत करेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे क्लास 10 अर्थात कक्षा 10 और विज्ञान पढ़ेंगे। और विज्ञान में जो हमारा पहला अध्याय है, अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, इसकी हम शुरुआत करेंगे। और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे वीडियो से अपनी पढ़ाई को सफल बनाएंगे। दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का खास मकसद, खास उद्देश्य यही है कि जो भाई बहन बाहर अपनी कोचिंग नहीं कर पाते हैं, ट्यूशन नहीं कर पाते हैं, बाहर जाकर अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या अधिक पैसा या धन नहीं व्यय कर पाते हैं, उन भाई बहनों के लिए हम वीडियो बनाते हैं। और हमें विशेष वो शौक़ नहीं है कि यूट्यूबर बन जाएं या क्या कैसे बन जाएं, उससे कोई लेन देन नहीं है। हमारा मतलब है जो व्यक्ति पढ़ने चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है या कुछ मजबूरियां हैं, तो वो बच्चे भी पढ़ाई कर सके, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम वीडियो को बनाते हैं और आपसे हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारा साथ देंगे। और जितनी संख्या में, जितना अधिक आप लोग सपोर्ट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतने ही मन से और मेहनत से हम यह वीडियो बनाएंगे और आप लोग को ऐसा लगेगा कि हाँ, हम कोई यूट्यूब पर चैनल को देखते हैं। तो दोस्त, बात न करते हुए हम वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आइए हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। तो देखिए दोस्त, जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, क्या होगा? जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो वे पदार्थ आपस में मिलने के बाद क्रिया करते हैं। वे पदार्थ आपस में मिलने के बाद क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्रिया करने के बाद वे एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं और जो तीसरा पदार्थ बनता है, उस पदार्थ अथवा उस पदार्थ की यह विशेषता होती है कि वह जो पहले वाले पदार्थ थे उसके स्वभाव से, उसके गुणधर्म से अलग होता है। आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, जब हम उदाहरण लेकर समझाएंगे तो आपको ये सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और हमारी भी कुछ बातें ध्यान देना जो अभी समझना है। कहोगे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आपके दो पद होते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं। पहला होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। क्या होता है? उत्पाद। देखिए दोस्त, रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं। पहला होता है अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। अब देखिए, अभिकारक और उत्पाद के बीच में हम एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, एक तीर बनाते हैं। तीर का सिरा उस तरफ होता है, मतलब जहाँ पर उत्पाद रहता है, और तीर का पुच्छ भाग या पिछला भाग अभिकारक की ओर रहता है। अभिकारक को हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम उत्पाद कहते हैं, इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। कहने का मतलब RPA हो गया। तो हमने देखा अभिक्रिया में आपके दो पद होते हैं, एक अभिकारक, एक उत्पाद। अभिकारक जो होता है, अगर मान लीजिए अभिकारक की संख्या एक या एक से अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, अभिकारक की संख्या कितनी होगी? दो या दो से अधिक, जैसे A, B। तो अगर ये है तो हमें क्या करना होगा? मान लो दो अभिकारक है, एक अभिकारक A है और दूसरा अभिकारक B है, तो हम क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन या चिन्ह लगाते हैं। उसी प्रकार उत्पाद की संख्या, मान लो कि आपके पास उत्पाद अधिक है, तो मतलब दो या दो से अधिक है, तो बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। मान लो अगर आपके पास A, B, C, मतलब इस प्रकार से अभिकारक है और उत्पाद आपके बन रहे हैं D, E और F। तो क्या करोगे? अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक है, इसलिए हमें प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगाना चाहिए या लगाना पड़ता है, और यहाँ पर भी हमें प्लस का चिन्ह लगाना पड़ता है। तो हमने इस बात को समझ लिया है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो पद होते हैं, पहला अभिकारक, दूसरा उत्पाद। और यदि अभिकारक की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो बीच में हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अगर उत्पाद की संख्या दो या दो से अधिक होती है तो बीच में हम क्या लगाते हैं? प्लस का चिन्ह लगाते हैं। अभिकारक को और उत्पाद को, मतलब दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह बनाते हैं, तीर का निशान लगाते हैं, और तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और इसका पुच्छ भाग अभिकारक की ओर
होता है, हमने ये समझा। हमने ये भी देखा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो आप कहोगे कि जब हम दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं तो ये आपस में क्रिया करते हैं और क्या करते हैं, क्रिया करके तीसरे नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो तीसरा नया पदार्थ बनता है उसके भौतिक गुणधर्म या जो भी क्वालिटी उसकी होती है वो पहले वाले पदार्थ से अलग होती है, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा। उदाहरण से अभी हम आपको स्पष्ट रूप से समझा देंगे। अब हम अलग अलग प्रकार के उदाहरणों से समझेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। पहला उदाहरण देखिए, जैसे इसमें हम अभिकारक लेते हैं, पहला लेंगे हाइड्रोजन। क्या लेंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन, और ये किस रूप में होगा, गैसीय अवस्था में होगा। फिर लेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये भी क्या होगी, गैसीय अवस्था में होगी, गैसीय अवस्था में होगी। अब ये बनाएगी क्या आपका, ये बनाएगी जल। जल किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो हमने जो अभी आपको परिभाषा बताया था अब आपको समझ में आ गई होगी कि हम एक पदार्थ ये हो गया मान लो ए और एक हो गया आपका बी। कहने का मतलब एक पदार्थ ये और एक पदार्थ ये, दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं, जिसकी देखिए ये गैसीय अवस्था है और ये भी गैसीय अवस्था, मतलब ये दोनों गैस हैं। जब मिला दिया हमने तो क्या बना लिया, जल बना लिया। ये गैस था, इसकी भौतिक अवस्था अलग थी, लेकिन ये द्रव में बदल गया, लिक्विड में बदल गया। अब हम इसे क्या करेंगे, पुनः इन अवस्था में तोड़ नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक पदार्थ को आपस में मिलाते हैं। पदार्थ को क्रिया करने से पहले या जो पदार्थ हम मिलाते हैं उनके गुणधर्म अलग रहते हैं, लेकिन क्रिया करने के बाद गुणधर्म बदल जाते हैं। जैसे हमने देखा ये क्या है, गैस थी और ये भी गैस थी, लेकिन अब जल में बदल गई। उसी प्रकार हम देखते हैं दूसरा उदाहरण यहाँ पर, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो हमने इस बात को समझा। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास और भी समीकरण हैं, और भी चीज़ें समझने के लिए हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर उदाहरण के लिए तो हम लेंगे क्या, नाइट्रोजन गैस। क्या लेंगे, नाइट्रोजन गैस लेंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लेंगे, हाइड्रोजन गैस लेंगे। ये बना लेगा आपका अमोनिया। बनाएगा क्या, अमोनिया को बना लेगा, अमोनिया को बना लेगा। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे एक उदाहरण और हम लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ, यहाँ पे इसे हम कहेंगे बिना बुझा हुआ चूना। ध्यान देना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड। और इसकी क्रिया हम करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। जब इसे करा देंगे तो ये बना लेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट ये बना लेगा। तो आपने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक पदार्थ को हम आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं। क्रिया करने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। जो नया पदार्थ होता है तीसरा पदार्थ होता है। यहाँ पे हमने पहला उदाहरण लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया तो जल बन गया। फिर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को, कहने का मतलब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ जलाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। उसी प्रकार नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से क्रिया करा दिया, अमोनिया बन गया। और कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करा दिया गया तो कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। हमने यहाँ तक समझ लिया है। अब हम समझेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण क्या होता है, आइए उसको भी हम समझते हैं। अब हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, आइए हम समझते हैं। जैसे अभी तक हमने देखा था रासायनिक अभिक्रिया
देखिए, जब कोई पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं तो तीसरे पदार्थ का निर्माण होता है। तो पदार्थ का पूरा नाम लिखने में वह जगह अधिक लेता था, वह पेज में जगह अधिक लेता था, जिसे हमें लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, ऑक्साइड। तो पहली कमी तो इसकी यह थी कि यह अधिक जगह को घेरता है या पेज में अधिक जगह को लेता है। और दूसरी सबसे बड़ी कमी थी कि इसको लिखने में अधिक समय लगता है। इसको लिखने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, अथवा किसी अपक्रिया में जो भाग लेने वाले अभिकारक या उत्पाद होते हैं उनको हम क्या करते हैं, संकेतों, अक्षरों अथवा सूत्र के द्वारा लिखते हैं। जैसे आपका CO2 हो गया। अब CO2 छोटा सा है, आसानी से हमने लिख दिया, समय भी कम लगा, जगह भी कम लिया। तो कहने का मतलब है कि रासायनिक समीकरण वह अवस्था होती है जिसमें हम किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं उत्पाद को उनके सूत्रों द्वारा, समीकरणों द्वारा, सूत्र बोल देना, समीकरण बोल देना, संकेत बोल देना या अक्षरों से व्यक्त करते हैं या लिखते हैं। ऐसा करने पर जो हमें प्राप्त होता है या जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। आइए इसे हम उदाहरण से और अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस, हमने यही लिखा, यहाँ पर यही चीज़ लिखा था, हाइड्रोजन गैस, और ऐसे लिख दीजिए गैस तथा ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये दोनों आपस में मिले और क्या बना लिया, जल का निर्माण कर लिया। लेकिन अगर इसको हमें रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है। यह किस रूप में रहेगा, यह रहेगा अणु के रूप में, तो हमने ये कर दिया। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O होता है। O रहता है अणु के रूप में, हमने 2 कर दिया यहाँ पर। अब तीर बना देंगे। अब हमने ऑक्सीजन को भी लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, हाइड्रोजन को भी लिख दिया। अब ये क्या बना लेगा, यहाँ पे देखिए लिखा H2O। H2O का आपको सूत्र पता होगा, क्लास 9th में पढ़ा था आपने, क्लास 9 में पढ़ा था कि H2O मतलब ये क्या है, जल है। जल, H2O का जो नाम होता है वो क्या होता है, जल। और ये हमने लिख दिया यहाँ पर जल। फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस का प्रतीक हमने लिख दिया। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस का प्रतीक लिख दिया गया। और यहाँ पे जल है, इसका भी प्रतीक लिख दिया गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कमी है, क्या समीकरण यहाँ पर संतुलित है। देखिए यहाँ पर H 2 बार है, यहाँ पर H 2 बार है, ये तो ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है और यहाँ पर 1 बार है, अतः समीकरण संतुलित नहीं है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम कुछ अक्षरों का या कुछ गिनती का प्रयोग करते हैं, कुछ संख्या को लगाते हैं। जैसे यदि हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो यहाँ पे H कितने हो गए, 2 दूना 4 हो गए, और यहाँ पर H कितने हो गए भी, 2 हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे। जब हम 2 लगा देंगे तो 4H यहाँ पे हो गए और 4H यहाँ पर मिल गए। उसी प्रकार O यहाँ पे, O मतलब ऑक्सीजन 2 बार है, और 2 से आप 2 को कॉमन लेके करेंगे तो यहाँ पर भी 2 बार ऑक्सीजन मिल गया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रासायनिक अपक्रिया और ये कहलाएगा रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पर हम लेंगे हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा अमोनिया। क्या बनेगा, अमोनिया। हमें पता है पहला वाला हमने समय अधिक लिया समझाने में, लेकिन दूसरा वाला जल्दी समझाएंगे। तो नाइट्रोजन का जो प्रतीक होता है वो N होता है, लेकिन ध्यान देना किसी अपक्रिया में भाग लेता है जो भी पदार्थ या जो भी तत्व होता है वो हर समय अणु के रूप में रहता है, तो आपने N2 कर दिया। उसके बाद यहाँ पर H2 लिख दिया क्योंकि हाइड्रोजन गैस है। अब बना लिया, अमोनिया का सूत्र पता सबको होगा, NH3 होता है। देखिए क्या समीकरण संतुलित है। तो यहाँ पे N 2 बार है, यहाँ पर N 1 बार है, असंतुलित हो गया। H 2 बार है, यहाँ पर 3 बार है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम कितने से गुणा कर देंगे बराबर हो जाए। तो यदि हम यहाँ पे 3 बार है तो यहाँ पे अगर हम 3 से कर देंगे तो H कितनी बार, 6 बार हो गए। अब यहाँ पे हमें N से भी मतलब इसमें भी 2 बार गुणा करना होगा। तो देखिए N 2 बार है,
N भी आपको 2 बार हो गया। H कितनी बार, 3 दूनी 6 बार, यहाँ पे 3 दूनी 6 बार। मतलब यहाँ पर समीकरण क्या है आपका, यहाँ पर समीकरण आपका संतुलित है। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं कि मैग्नीशियम, अगला उदाहरण हमारे पास है, मैग्नीशियम को जलाते हैं और कोई पदार्थ कब जलता है, जब ऑक्सीजन मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। कोई पदार्थ कब जलेगा, जब ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तो जब जलेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बना लेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा। अब देखिए इसको हमें लिखना है, ये क्या दिया गया है, ये आपका अभिक्रिया के रूप में दिया गया है और इसे आपको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है। तो मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg और यहाँ पर हमने Mg को लिखा है। उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। तो ये कर दिया। आपके मन में प्रश्न होगा कि Mg2 क्यों नहीं किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पे आपके प्रश्न का उत्तर ये होगा कि जो मैग्नीशियम होती है वो धातु होती है और इसमें बाहर 2 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंसी को संतुष्ट करने के लिए यहाँ पे 2 नहीं लगाया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, O कितनी बार है, 2 बार है। और जब ये 2 बार है, एक बात और ध्यान देना कि जो अधातु होते हैं प्रायः और जो आपकी अक्रिय गैसें होती हैं उनमें हम 2 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। अब वो देखिए ये बनाएगा MgO, ये बन गए, लेकिन यहाँ पे समीकरण संतुलित नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर हमने 2 से गुणा कर दिया है तो Mg हमारा 2 बार हो गया, लेकिन यहाँ पे 1 बार है, इसलिए 2Mg कर देंगे। अब ये आपका समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो हमने इसको देखा। उसी प्रकार एक उदाहरण इसका हम और देखते हैं, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो एक उदाहरण इसका जो है उसे आइए हम समझ लेते हैं, फिर आगे हम इसको समझेंगे। तो चौथा उदाहरण हमारे पास है यहाँ पर कि यहाँ पर हमने लिया है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये लिया है और इसकी हम क्रिया कराएंगे CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्साइड गैस से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कराएंगे। तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट ये बना लेगा। अब देखिए इसे अगर हमें लिखना है समीकरण के रूप में तो हम कैसे लिखेंगे, तो आइए हम समझते हैं कि इसे समीकरण के रूप में हमको कैसे लिखना है। तो इसको समीकरण के रूप में लिखने के लिए हमको ध्यान देना होगा, इस प्रकार से रचना जो बनती है उसे समझना होगा। रचना ये हमारी बनेगी, यहाँ पर CaO बनेगा, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, और यहाँ पर होगा प्लस CO2 गैस। अब ये बना लेगा CaCO3। कहने का मतलब है कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया कराया गया तो बदल गया किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में बदल गया। यही है सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझ लिया दोस्तों। अब हम आगे देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो दोस्तों हाई स्कूल के पहले पाठ मतलब विज्ञान के पहले पाठ में जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार है वह केवल 4 प्रकार का, वहाँ पर मतलब 4 प्रकार की अभिक्रियाओं का वर्णन किया गया है। जिसमें से पहली अभिक्रिया है आपका संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। इसे संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं, तो आपने क्या देखा, पहली अभिक्रिया हमारी जो है वह है संयोजन अभिक्रिया अथवा संकलन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हमारी है यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया, अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया, अथवा इसे एक नया नाम देते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं, अपघटन अभिक्रिया ये नाम देते हैं। तीसरी हमारी अभिक्रिया है विस्थापन
विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, अथवा इसे यहाँ पे एक नया नाम देते हैं जो है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये हो गया। फिर अगला आता है आपका द्वि विस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया। क्या आता है? उभय विस्थापन अभिक्रिया, उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यहाँ पर 4 प्रकार की अभिक्रियाओं का जिक्र किया गया है, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया अथवा संकलन अभिक्रिया। क्या है? संकलन अभिक्रिया। दूसरी जो अभिक्रिया है वह है वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया यहाँ पर जो है वो है आपकी विस्थापन अभिक्रिया अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। फिर अगली अभिक्रिया हमारी आती है चौथी, द्विविस्थापन अथवा उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो हमने इसको देखा। आइए हम पहली अभिक्रिया को विस्तार पूर्वक समझते हैं। अब हम बात करते हैं पहली अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया की। तो अगर आपसे कोई कहे कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं। अब जैसे मान लो एक अभिकारक ये हो गया और दूसरा अभिकारक बी हो गया, एक अभिकारक ये और दूसरा बी, ये दोनों मिले और क्या बना लिया? एक नया उत्पाद बना लिया। यहाँ पे मान लेते हैं प्रोडक्ट, मतलब पी बना लिया अथवा सी बना लिया। तो आपने क्या देखा कि एक अभिकारक ये है और दूसरा अभिकारक ये है, दोनों आपस में मिल गए। मिलने के बाद केवल एक, ध्यान देना, क्या बनाएंगे? केवल एक उत्पाद बनाते हैं। तो आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक, देखिए 2 अभिकारक यहाँ पे हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलते हैं और मिलने के बाद केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इस बात को हमने समझ लिया। आइए हम इस संयोजन अभिक्रिया के विविध उदाहरण को देखते हैं। कहने का मतलब संयोजन अभिक्रिया के कई सारे उदाहरण हैं, आइए उसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो हाइड्रोजन को आपने मिलाया, किसको? हाइड्रोजन को मिलाया और ऑक्सीजन को मिलाया, तो क्या बन गया? जल बन गया। ये क्या है? उत्पाद केवल एक है ना, उत्पाद यहाँ पर केवल एक मिला, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। उसी प्रकार हम बात करते हैं N2, ये दूसरा उदाहरण हमारा, यहाँ पर ये पहला है और ये दूसरा उदाहरण है। उसी प्रकार हम बात करते हैं N2 और 3H2, तो ये क्या बनाएगा? ये बना लेगा आपका 3, यहाँ पे क्या बनाएगा? 2NH3, मतलब अमोनिया को बना लेगा। देखिए हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में मिली तो जल को बना लिया। उसी प्रकार नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में मिलेगी, अमोनिया को बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनिया को बनाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और HCl मिला। क्या मिला? HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी 2 होने के कारण यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर देंगे। जब गुणा कर देंगे तो बनेगा आपका MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। बचा क्या है यहाँ पे? H कई बार है? 2 बार है, इसलिए आप H2 के रूप में इसे मुक्त कर दोगे, बाहर कर दोगे। आपने इस बात को भी समझ लिया। फिर हम बात करते हैं अगले उदाहरण की। तो यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस यहाँ पर क्या लोगे? यहाँ पर लेंगे CO2 गैस। ये क्या बना लेगा? ये आपका बना लेता है यहाँ पर CaCO3। कहने का मतलब हमने यहाँ पर देखा कि जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक को आपस में मिलाते हैं तो ये दोनों अभिकारक आपस में क्रिया करके केवल एक उत्पाद का अथवा एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। इसे हम या इस प्रकार की अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया अथवा संकलन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने इसको समझा। आइए हम देखते हैं दूसरी अभिक्रिया। जो हमारी दूसरी अभिक्रिया है,
हमारी दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। तो हम बात करेंगे यहाँ पर वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया। अभिक्रिया इसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, तो आप कहोगे कि वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एकल क्या होगा, अभिकारक होगा, जिसमें केवल एकल मतलब एक अभिकारक वह अपने अवयवी भागों में, मतलब जिससे वह बना होता है, वह अपने अवयवी भागों में टूट जाता है या वियोजित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रकार की अभिक्रिया को हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया अथवा अपघटन अभिक्रिया। आइए हम समझते हैं कैसे। जैसे हमारे पास मान लो एक अभिकारक है ए और बी, ये क्या है? आपका अभिकारक है। ध्यान देना, इसे दो मत कहना क्योंकि दोनों साथ में है। अभिकारक, एक अभिकारक क्या है? ए और बी है। जब इसे हम अपघटित करेंगे, मतलब जब इसे हम तोड़ेंगे, तो तोड़ने पर क्या होता है? यहाँ पर ए बनेगा प्लस बी बनेगा। ये क्या है? उत्पाद। अरे कहने का मतलब सिंपल सा है, सीधा सा फंडा ये है आपका कि इस प्रकार की अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक होगा वह दो भाग में टूट जाएगा। संकलन अभिक्रिया का या संयोजन अभिक्रिया का यहाँ पर जो आपने उदाहरण याद किया है उसी को आप उल्टा कर दीजिए बस। चलिए आप देख लीजिए उसको भी, जो हम आपसे बता रहे हैं कि कैसे इसका उदाहरण हम समझेंगे। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर ध्यान देना, यह अभिक्रिया दो भागों में बांटी गई है, अर्थात यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी खंड ए में क्या होगा आपका? ये होगा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और दूसरी जो होगी आपकी वह होगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या होगी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। क्या होगी? विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी। तो हमने देखा कि जो वियोजन अथवा अपघटन अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया अपने आप में दो प्रकार की होती है। पहला होगी ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा होगी विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया के बारे में। आइए इसको हम विस्तार पूर्वक समझते हैं। वह अभिक्रिया, आप कहोगे कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें मिलने वाला अभिकारक, क्या? अभिकारक, जिसमें मिलने वाला अभिकारक ऊष्मा देने पर, क्या? ऊष्मा देने पर वह अपने अवयवी खंडों में या भागों में टूट जाता है, मतलब अपघटित हो जाता है। तो कहने का मतलब है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एकल अभिकारक ऊष्मा देने पर वह अपने अवयवी खंडों में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसका पहला उदाहरण आपके सामने है यहाँ पर 2KClO3। इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट इसका ये नाम है। को अगर हम ऊष्मा देंगे, ऊष्मा का मतलब होता है, मतलब इसे हम गर्मी कहते हैं, बाकी डेल्टा चिन्ह बनाते हैं, इसके लिए डेल्टा का चिन्ह भी प्रयोग करते हैं। तो हम अगर देंगे तो क्या होगा? 2KCl मतलब पोटेशियम क्लोराइड में टूटेगा, साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। तो हमने देखा ऊष्मीय वियोजन का पहला उदाहरण। आइए हम इसके एक दो उदाहरण को और देखते हैं। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण आइए हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, लेंगे कैल्शियम कार्बोनेट। क्या लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। इसका नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। जब आप इसे गर्म करोगे, डेल्टा का मतलब होता है ऊष्मा देना, गर्म करोगे तो ये बदलेगा CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में,
और CO2 गैस बाहर जाएगी। तो आप कहोगे कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं अर्थात ऊष्मा देते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलता है, साथ ही साथ CO2 गैस बाहर चली जाती है। हमने इस बात को यहाँ पर समझा। इसका अगला उदाहरण यहाँ पे होगा इस प्रकार से। यहाँ पे इसका अगला उदाहरण जो है आपके सामने 2FeSO4 2FeSO4 और जब ये अपघटित होगा तो बनाएगा Fe2। क्या बनाएगा? Fe2O3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है? टोटल 4 दूनी 8 बार है, ध्यान देना। अब ये बनाएगा SO2 गैस और SO3 गैस में टूट जाएगा। हमने इस उदाहरण को भी यहाँ पर देख लिया। फिर से देखिएगा, हमने क्या किया है, CaCO3 को गर्म किया तो ये CaO और CO2 में टूट गया। उसी प्रकार 2FeSO4 को गर्म किया तो ये क्या हुआ, Fe2O3 और SO2 गैस तथा SO3 गैस में टूट गया है। हमने इस बात को यहाँ पर समझ लिया। यह फेरिक ऑक्साइड ये है सल्फर डाइऑक्साइड गैस और यह सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। हमने यहाँ पर इसको समझा। अब हम देखेंगे यहाँ पर विद्युत मतलब दूसरे प्रकार को, ध्यान देना, ऊष्मीय वियोजन के दूसरे प्रकार को देखेंगे तो वह क्या है, वह है आपका विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है, विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें कोई एकल अभिकारक विद्युत की उपस्थिति में या जलीय विलयन मतलब जो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है वह यह प्रायः आपके जलीय माध्यम में होती है। तो कहने का मतलब है विद्युत वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जो या जिसमें हम विद्युत को प्रवाहित करते हैं तो उसमें एकल अभिकारक अपने अवयवी खंडों में टूट जाता है। आइए समझते हैं। तो विद्युत वियोजन अभिक्रिया की जो पहली कंडीशन है यह जलीय माध्यम में संपन्न होती है। दूसरी कंडीशन है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करने से ही अभिक्रिया संपन्न होती है। और जब एकल अभिकारक में हम विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे तो वह अभिकारक अपने अवयवी खंडों में टूट जाता है। इसे हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने इस बात को यहाँ पर समझा। पहला उदाहरण इसका हम देखने चल रहे हैं। यहाँ पर पहला उदाहरण हमारे सामने है 2NaCl, मतलब ये है नमक। जब इसे हम पानी में घोल देंगे तो जलीय विलयन बन जाएगा। अब इससे हम क्या करेंगे, विद्युत इसमें हम देंगे, क्या देंगे, विद्युत देंगे। जब विद्युत को प्रवाहित करेंगे नमक के जलीय विलयन में तो यह क्या होगा, आपका Na में ऐसे बदल जाएगा और Cl यहाँ से अलग हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर इस बात को समझ लिया है। कहने का मतलब कि विद्युत वियोजन अभिक्रिया जलीय माध्यम में होती है। इसमें जब हम विद्युत का प्रवाह करते हैं तो जिस पदार्थ से मिलकर बना रहता है उस पदार्थ के खंड में टूट जाता है। इसका आइए हम देखते हैं दूसरा उदाहरण। जैसे यहाँ पर हमने लिया है पानी मतलब जल को लिया है और इसमें हमने विद्युत का प्रवाह किया। जब प्रवाह करेंगे तो होगा क्या आपका कि ये इस प्रकार मतलब हाइड्रोजन गैस में टूटेगा और यहाँ पर ये ऑक्सीजन गैस में टूट जाएगा और दोनों गैसें वातावरण में मुक्त हो जाएंगी। हमने यहाँ पर देखा दूसरी प्रकार की अभिक्रिया मतलब विद्युत वियोजन का दूसरा प्रकार। तीसरा उदाहरण इसका हम लेंगे। यहाँ पर ये है कि 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड को हमने लिया है या एल्यूमिनेट को लिया है। एल्यूमिनेट को हमने लिया है और इसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे। ध्यान देना ये जलीय माध्यम में होना चाहिए। जब इसको हम लेंगे तो एल्यूमिना और सूत्र जो है 2Al2O3 है। जब विद्युत का प्रवाह करेंगे इसके जलीय माध्यम में तो ये क्या होगा, आपका ये टूट जाएगा, एल्युमिनियम धातु में अलग हो जाएगा। ध्यान देना एल्युमिनियम धातु में अलग हो जाएगा। अब बचा क्या आपका है, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस बची है तो ये ऑक्सीजन गैस इस रूप में मुक्त हो जाएगी। कहने का मतलब है इसका मतलब इस प्रकार के समीकरण का उपयोग हम करेंगे धातु कर्म वाले पाठ में वहाँ पर। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। इसके बाद वीडियो को
आगे हम कल पढ़ेंगे, आगे कहानी कल देखेंगे। यहीं तक वीडियो देखेंगे दोस्त। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई समस्या बनती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और वीडियो अगर आपको पसंद आती है, लगे कि हमने जो मेहनत किया है ये मेहनत आपके काम की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।